भाई लोग खड़े हैं, बहन है, वो सभी लोग थोड़े से अंदर आ जाए, यातायात को खाली कर दे। ये यातायात एक आध चलती रहेगी और यहाँ पर विकास का निर्धार होता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो यहाँ पर हमारे भाई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी सहयोगी जो खड़े हैं, हमारे सभी पुलिसकर्मियों को सहकार्य करें बस। और अगले कुछ पल हमारे बाकी है, वक्त की पाबंदियां है, तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा, थोड़ा सा सहकार्य की अपेक्षा है। सभी कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। पीछे थोड़ा गाड़ियों को पीछे कराए, कुर्सी लगा के बैठ जाए, किसी से वाद विवाद न करें, बहुत शिष्टबद्ध तरीके से आप लोग बैठ जाएं। यही सनातन का संस्कार है कि जो जगह मिले उसी पे बैठ जाए। और हम अब आगे जो बोल रहे थे आप लोगों को उसको बता दिया जाए। यहाँ हम सेक्टर 9 पे थे। सेक्टर 9 में भी 3:30 बजे रात को 200 पुलिस फोर्स लगाकर ये नरेंद्र मेहता ने मंदिर को विध्वंस किया। ये मंदिरों का विध्वंसक है। ये हम लोग बोलते हैं बाबर, हुमायूं, औरंगजेब की औलादे ऐसी करती है, कतई नहीं। सबसे बड़ा औरंगजेब कोई है तो ये नरेंद्र मेहता है। श्री चतुरेश्वर महादेव मंदिर पूनम सागर परिसर एक सुंदर मंदिर था, शायद इस धराधाम में पहला नहीं तो दूसरे नंबर का तो मंदिर था, लेकिन उसका भी इसने एक भाग खंड कर दिया। और वो खंड देखने के लिए देवी जी गई थी हमारी, वहां के जनसैलाब ने उनका समर्थन लिया, उनका स्वागत किया और उन्होंने देखा और उनको बताया कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग इस व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। मैं आपको पहले बता दिया, अब भी बता रहा हूं, ये आपको कभी भी पैकेज भेज सकता है, आपके घरों में आके दंडवत प्रणाम कर सकता है और बोलेगा दोबारा गलती नहीं हो रही, कान पकड़ रहा हूं। लेकिन ये मारीच का सगा भाई है। ये कोई भी रूप बना लेगा, सोने का मृग भी बना सकता है, बनना नहीं। पहली बार सीता जी ने गलती किया, पति वियोग में रह गई, इसलिए भूल से आप न करें, अपने परिवार को धोखे में न लाए, इससे बचे। ये मारीच का स्वरूप है, ये कुछ भी धारण कर सकता है। इसलिए आप लोगों से मैं जाते जाते एक बार बता दूं कि 12 नंबर पर चुनाव चिन्ह है बैट्समैन। बैट्समैन को आप मतदान करें और अपने शहर को सुरक्षित करें। ये 145 मीरा भाईंदर विधानसभा की पिच है, इस पे आप इतने ज्यादा चौके छक्के की बरसात करो कि वो शहर में कहीं दिखाई न दे। वो दूसरे नंबर का सपना देख रहा हो, तीसरे चौथे पर दिखे। बोलो चतुरेश्वर महादेव की, हर हर बोलो सनातन धर्म की। ये सब तब संभव है जब गीता है, तब संभव है। दोस्तों, जैसे कि तिवारी जी ने अभी कहा कि भगवा पहन के रावण आए थे, इस बार उस सीता मैया को लेके गए थे, इस बार भगवा पहन के रावण आए हैं और इस बार सत्ता को लेके जाना चाहते हैं। तो हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे, क्योंकि इतिहास दोहराना है। जो जो कहा वही करना है। 12 नंबर का बटन और बैट्समैन। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर नैना वासानी जी को, जरा जोरदार तालियों के जरिए इनका स्वागत करते हैं। हमारी आदरणीय विधायिका श्रीमती गीता भरत जैन जी, जो इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से खड़ी है, उनके समर्थन के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, सम्मानीय मंच एवं मेरे सामने बैठे मीरा भाईंदर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार गीता जी के समर्थन में भारत माता का जयकारा जोर से हो जाए कि 7 स्क्वायर एकेडमी तक वो आवाज जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। गीता जी के 5 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा अश्विन भाई ने और मेरे पहले के वक्ताओं ने आप सभी के सामने रखा है, लेकिन आज मैं कोई लेखा जोखा न रखते हुए कुछ सवाल उन नेताओं से जो विरोधी दल में रहकर गीता जी के काम के बारे में सवाल पूछते हैं।
उनसे, और कुछ सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और अगर मेरा सवाल सही है और आप हमारा समर्थन करते हैं तो गीता जी के समर्थन में तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। शांति नगर की जनता फेरी वालों से त्रस्त थी। सेक्टर 1, 2, 3, 4 कितनी बहनें, कितनी माँ बेटियों की छेड़ती होती थी। 25 सालों से इस दुख को, इस अपमान को हम झेल रहे थे। हमारा अगर छोटा बच्चा भी कहीं गुम हो जाता है तो उसे ढूंढना मुश्किल था। उस 25 साल की तकलीफ को गीता जी ने जब दूर किया, 14 महीनों से आप देखिए शांति नगर के गणेश चौक में एक भी फेरी वाला नहीं है। करोड़ों की दुकानें लेकर हमारे जो व्यापारी भाई बहन अपना धंधा करते थे, उनके आगे जबरदस्ती गुंडागर्दी करके जो फेरी वाले बैठते थे वो उनके परिवार पर हटने पर हमला करते थे। उनके समर्थन में गीता जी ने फेरी वालों को उठाए तो हमारे व्यापारी बंधुओं को बरगलाने के लिए एक हॉल में बुला के उनको ये कहा गया कि अरे गीता जी क्या कर सकती है, ये तो मेरे एक कॉल पे हुआ है। तो मैं आज आप सभी के सामने पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कॉल पे 25 साल के फेरी वाले हट गए थे तो नेताजी आपको एक कॉल करने में इतने साल क्यों लग गए? आप सभी अपनी माँ बहनों की रक्षा के लिए खड़ी होने वाली, व्यापारी भाइयों के धंधे के समर्थन में खड़ी होने वाली इस उम्मीदवार को चुनना पसंद करेंगे या हफ्ते लेने वाले उस भ्रष्ट नेता को पसंद करेंगे? आप किसको पसंद करेंगे? जवाब चाहिए मुझे। तो गीता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं, मैं भी नगर सेविका थी 2012 से 2017, आप सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैंने काम किया है। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया है और इसीलिए आज उसी स्नेह के दम पर आज यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ 2015 में इसी रोड पर अमर वैशाली बिल्डिंग की तकलीफ दूर करते करते मेरे एक चर्मकार बंधु ने गलत फहमी में आकर मेरे ऊपर एट्रोसिटी दाखिल की थी। आप सभी को मालूम होगा 2015 30 मार्च की वो बात है और एट्रोसिटी इतना बुरा केस होता है कि जिसमें जामीन मिलना, जिसमें जो है बेल मिलना मुश्किल होता है। आपको जब तक बेल नहीं मिलती तब तक आपको जेल की सलाखों के पीछे रहना होता है। उस टाइम पे अपने ये नेता विधान भवन में विधानसभा को अटेंड कर रहे थे और वहां से चैलेंज कर रहे थे यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि आप इस पर एट्रोसिटी लगाकर दिखाइए। आप सोचिए, पुलिस प्रशासन को चैलेंज करके एट्रोसिटी लगाकर दिखाइए ताकि पुलिस प्रशासन गुस्से में आकर मेरे ऊपर एट्रोसिटी लगाए। और एक नगर सेवक उस चर्मकार बंधु को लांच देने जाता है कि नैना जी इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। जब ये केस खत्म हुआ तब उस चर्मकार बंधु ने आकर मुझसे माफी मांगी। लेकिन उस कठिन घड़ी में ये राज्य मंत्री कक्षा का पद, महापौर पद लेके बैठी हुई महिला थी जो चाहे उसे अपने केबिन में बुला सकती है, लेकिन मेरे लिए मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर ये महिला पुलिस स्टेशन में मेरे साथ आई थी। तो ऐसी विधायिका गीता जैन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। महिला सम्मान की आप बात करते हैं ना, उन्हीं के परिवार की महापौर जो 2012 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी, 2012 से 2017 तक वो हमारे साथ फर्स्ट टर्म की नगर सेविका थी। आज जब कहा जाता है कि राजकीय क्षेत्र में आपके ऊपर जितने केसेस बनते हैं उतने बड़े नेता आप बनते हैं। हर बार हर आंदोलन में हर महिला नगर सेविका को आंदोलन में आगे करके उनके नाम एफआईआर में उन्होंने दर्ज करवाए
तो अपने परिवार की उस महिला के ऊपर आज भी कोई केस नहीं है तो वो कैसे महान नेता बन गई और इस शहर की महापौर बनने के लिए काबिल हो गई? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। हर बार दूसरी महिलाओं को आगे किया। उसी केस की वजह से 2017 में मेरा फॉर्म जो है वो खारिज किया गया। उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने उस फॉर्म में उस केस की सारी डिटेल भरे हुए थे। मैंने पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ 10 कलम लगी थी और 1 कलम वो लिखना बाकी था। इतनी बड़ी भाजपा की लीगल सेल होने के बावजूद हमारे नेताजी उस समय फोन बंद करके बैठ गए थे जब मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था। ना मुझे लीगल सेल से कोई हेल्प दी गई। मुझे तो ये बोला गया कि ये कुछ नहीं है, आप प्रचार में लगिए, आपका फॉर्म जो है, मेरी बात हो गई है। जब दूसरे प्रत्याशियों के फॉर्म पे ऑब्जेक्शन आया तब नेताजी के कहने पर तत्कालीन सीएम साहब का फोन अगर उन प्रत्याशियों के लिए आया तो नैना वसानी के लिए क्यों नहीं आया? ये सवाल आज मैं खुले आप पूछती हूँ, क्योंकि उनको ईमानदार नगर सेविका नहीं चाहिए थी, पैसा लेकर पार्टियां बदलने वाली नगर सेविका चाहिए थी। इसके लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। इनसे आप क्या महिला सम्मान की अपेक्षा करेंगे? मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को जिताकर सत्ता में लाना ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर अब हम इनको सत्ता में लाते हैं तो ये जितना पिछले कार्यकाल में लूटा है उससे डबल फावड़ा मार मार के लूटेंगे। हमारा पैसा जो है वो इनकी होटलें, इनका क्लब, इनका प्राइवेट स्कूल, इनकी हॉस्पिटल बनाने में जाएगा। तो अब मीरा भाईंदर शहर वासियों ये चूक कभी ना करना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बल्लेबाज बनकर जब गीताजी बैट उठाती है, बल्लेबाज बनकर गीताजी जब बैट उठाती है, इन विरोधियों का हौसला गिर जाता है और जब वे चौके छक्के लगाती है तो इनके सर से आसमान फट जाता है। जीत हमारी पक्की है, बस आपको निर्धार करना है। 12 नंबर के बटन पर बैट्समैन निशानी के सामने बटन दबाकर इनका जरूर से 12 बजाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद डॉक्टर नैना जी। और इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदू शेरनी हमारी प्यारी आमदार आदरणीय गीता भरत जैन जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस नारे से कुछ याद आ रहा है? मंच पे मेरे सभी यहाँ के व्यापारी गण, मेरे सभी साथी गण, बहुत बड़ा मंच है, सबका नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सब मेरे साथ, मेरे कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष में मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए सबको मैं नमन करते हुए सामने मेरे माताओं, बहनों और भाइयों को नमन करती हूँ और आप सबको श्री राम जी के नारे के साथ आवाहन करती हूँ कि जी हाँ, मैं हिंदू शेरनी हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। मैं जैन हूँ, हिंदू हूँ और उस विचारधारा को फॉलो करती हूँ। किससे मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हर एक हिंदू पंथ के लिए मैं यही कह के उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उसके बाजू में ही हमारे नेता अभी तक कभी नहीं बोले थे जय श्री राम। अब भगवा साफा पहनते हैं, जय श्री राम कहते हैं। तो मैं उन सभी से, यहाँ बैठे हर एक मेरे मुस्लिम भाई से पूछना चाहती हूँ
कि अब आपको वो कबूल है क्या? जब हमारी ध्वजा जा रही थी तब तो आपने उसको गिरा के उसका अपमान किया था, तो अब क्या आपके नेता को भगवा झंडे के साथ देखना आपको कबूल है क्या? और अगर कबूल है और अगर आप एक शब्द नहीं निकाल रहे तो आह्वान करती हूं उन सबको, आप भी सनातनी बनिए, लीजिए भगवा हाथ में, बोलिए जय श्री राम। और क्यों नहीं पूरा मीरा भाईंदर भगवा बन जाता है? क्योंकि यहाँ तो विधर्मी भी भगवा लहराने लग गए हैं। गर्व है हमें राम के नाम पे, इतनी ताकत है कि उनको भी वो झंडा लहराना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि मीरा भाईंदर ऐसा शहर बने, मैं चाहती हूं कि मीरा भाईंदर ऐसा शहर बने जो पूरा का पूरा भगवे रंग में रंग जाए और भारत को ये मिसाल दे कि अगर भारत में हिंद स्वराज लाना है तो हम शुरुआत मीरा भाईंदर से करेंगे। वो नेता अल्लाह अकबर से तो चालू ही नहीं करता, सलाम वालेकुम से तो चालू ही नहीं करते। अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है, अचानक से प्रकट भी हो गए हैं। कोरोना में शहर में नहीं दिखे, जब हमारे शहर को जरूरत थी तब अपने फार्म पे थे। कौन सा आपको ऐसा नेता दिखा जो कोरोना में आपकी मदद करने के लिए खड़ा था? मैं खड़ी थी टेम्बा हॉस्पिटल को बनाने और हमने वैसा हॉस्पिटल बनाया कि वहां एक ही दिन में 56 लोग ठीक होके गए। और हमारे विरोधियों का एक हॉस्पिटल है, हॉली फैमिली हॉस्पिटल, उनका खुद का हॉस्पिटल है फैमिली केयर, ओके फैमिली केयर हॉस्पिटल है। वहां एक पेशेंट एडमिट होता था, 15 लाख का बिल होता था। वो जमीन सरकारी है, उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया है और 15 लाख का बिल पर पेशेंट करते थे। और हमने टेम्बा से बिना किसी पैसे को चार्ज किए वहां से कोविड पेशेंट को ठीक होके भेजा था। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है जब कोई विकास पुरुष कहलाने के लिए बार बार ये बताए मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं पूछना चाहती हूं कि कम से कम उस समय ही मानवता दिखा देते मेरे भाई, और कुछ पेशेंट को तो फ्री में भी ठीक करके बता देते। उस समय भी आपकी पैसे की भूख शांत क्यों नहीं हुई? और हॉस्पिटल हमारे दोनों नेता की है, एक की नहीं, दोनों की है। दूसरे में भी अभी तक जो कोटा हमारे लिए ठहराया गया है, मुझे नहीं मालूम वहां कोई एडमिट हुआ था या ठीक होके आया था। और बाजार में आजकल नकली मालों की बहुत बोलबाला है भाई, संभाल के रखना। एक जो बताने की कोशिश कर रहा है, जय श्री राम बोल रहे हैं, भगवा झंडा हाथ में ले रहे हैं, वो भी नकली। एक जन से तो है, लेकिन वो जाके कहां जा रहे हैं आपको पता है? दरगाह में जाके नमाज पढ़ाए कि नहीं मुझे पूछना पड़ेगा, पर वहां जाके फंड अलॉट करते हैं। 26 हिंदू मंदिर को तोड़ के अमन शांति की बात करते हैं, वो भी नकली। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही असली आपके पास है, तो आपके पास भी चॉइस क्या है? असली को ही चुनना पड़ेगा। नकली माल तो हम पसंद करते नहीं। एक
साल 2 महीने का समय हो गया है। नवरात्रे चल रहे थे, हमारे व्यापारी पे हमला हुआ था और मैं रात को 2 बजे वहां पुलिस स्टेशन में थी। मेरे व्यापारी भाई यहाँ खड़े हैं, अगर मैं कहीं गलत कह रही हूं तो जरूर बोलना। तब ये नेता नहीं थे। कहां से आते? क्योंकि जिन्होंने हमला किया था उसका ही तो हफ्ता ऊपर तक पहुंच रहा था। मैंने तो ये कर दिखाया, लेकिन यहाँ की जनता से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन तो हो जाएगा, आप मुझे चुन के ऊपर भेज देंगे, लेकिन उसके बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन आएगा। बहुत संभल के रहना। आपके इस एरिया को वापस हफ्ताखोरी का अड्डा बनाने की तैयारी करेंगे और वो तैयारी करते करते आपके पास आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे अब हम सुधर गए हैं, या कहेंगे कि अब हम कभी किसी को हफ्ता लेने नहीं देंगे। उनकी बातों में मत आना। अब की बार जड़ से खत्म करना। नगर सेवक भी ऐसे चुनना जो आपके साथ रात को 2 बजे आपके साथ खड़ा रहे। वैसा चुनना जो हफ्तों पे अपना घर न चलाए पर हमारे व्यापारी बंधुओं के साथ खड़ा रहे। और बात सिर्फ हफ्ताखोरी की नहीं है, बात हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की है। हमारी 36 बेटियां यहां से गायब हुई है। जो 1 साल में यहां से सफाया हुआ है, आप पुलिस स्टेशन जाके देख लो, किसी की चेन स्टेचिंग, किसी का मारा मारी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों भाई? ये आप नहीं कर सकते थे? कहां से करेंगे भाई? क्योंकि ये जो गुनाह करते थे वो ही लोग तो उनके थे। इसका मतलब साफ हो गया है कि उन्हें हमारी बहन बेटियों की चिंता नहीं है। और कहां से होगी? उन्होंने कभी औरतों का सम्मान सीखा ही नहीं है। सम्मान क्या होता है? शायद ये संस्कार ही उनमें नहीं है और इसीलिए उनके कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिनका जिक्र करने में भी हमें शर्म आती है। तो आपको तो उनके पास जाते हुए शर्म आएगी, हमारी बहन बेटियों को वहां भेजते हुए शर्म आएगी। और क्या हमें ऐसा नेता चाहिए? तो आप दोनों नेताओं को देख रहे हैं, दोनों के साथ खतरा सेम ही है। तो हम तो भाई सेफ रहना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे व्यापारी भाइयों से कि जब उन्होंने ये कहा था कि मेरे एक फोन से हुआ, तब आपने नैनाबेन वाला सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा था? क्यों नहीं पूछा था? देखिए, किसी से डरने, किसी से दबने ये दिन अब गए। अब हम खुल के बोलेंगे और खुल के हम उनसे पूछेंगे कि कितना और झूठ बोलोगे। अब क्या कहते हैं? सीमेंट रोड मैंने बनाए, 5 साल से पद पे नहीं है, 5 साल से उनको कोई फंड नहीं मिला, लेकिन सीमेंट रोड उनने बनाए। भाई 1000 करोड़ मैं लेके आई हूं आपके सीमेंट रोड के लिए। अब जहां भी जाते हैं वहां बोलते हैं मैं तो सिर्फ 3 महीने में पानी दे दूंगा। भाई पानी की पाइपलाइन जब आपको डालनी थी, आपने 50 फुट भी पानी की पाइपलाइन नहीं डाली थी। उसके लिए 516 करोड़ मैं जाके दिल्ली से लेके आई थी। आपकी तरह एक हॉस्पिटल बना के 15-15 लाख के बिल नहीं लिए। मैंने एक हॉस्पिटल लाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, टाटा जैसा कैंसर हॉस्पिटल जो हमारे लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध होगा। और मुझे 5 साल से रोज पूछा करते थे टॉल कब हटाओगे, टॉल कब हटाओगे। और जब टॉल हट गया तो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे हमने टॉल हटा दिया, हमने टॉल हटा दिया। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से
अभी आप सर्च करेंगे तो YouTube में मेरे विधानसभा के भाषण के आपको कोई ना कोई भाषण जरूर सुनने मिलेगा। मैंने समय समय पर यहाँ की समस्या के लिए आवाज उठाई है। उसमें से टॉल भी है, उसमें से पानी भी है, उसमें से हॉस्पिटल भी है, हर चीज है। और हमारे नेता मेरे से पहले जो 5 साल में थे, मैं चैलेंज करती हूँ, एक भी बार उन्होंने शहर की समस्याओं के लिए सदन में आवाज उठाया हो तो वो सिर्फ एक ही बार सदन में बोले थे, सिर्फ एक बार, जब जितेंद्र आवाड़ जी ने उनके क्लब का घोटाला बाहर निकाला था, तब अपनी सफाई देने के लिए वो उठ के बोले थे। उन्हें शहर के कोई प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो ये समस्याएं आती ही नहीं और मेरे हिस्से कुछ और काम करना आता, क्योंकि ये काम हो गए होते। लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने में इंटरेस्ट है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूं, अगर गलती से भी आपने गलत निर्णय ले लिया तो आपकी ये जो पुरानी बिल्डिंग है ना, नजर तो उस पे गड़ी है कि कब इस पूरे प्रोजेक्ट का हम रीडेवलपमेंट करें, कब हमारे इन सबको बेघर करें, कब हमारे इन सब बिल्डिंगों की जगह पे 7-Eleven के बोर्ड लगाए और कब हम हमारी तिजोरी इस रीडेवलपमेंट से भरे। बहुत बड़ा एक जो चंक है वो यहाँ का है और इस पे तो पूरी नजर राक्षस की, डकैत की और लुटारू की है। संभल के अपने अपने घर रखना और बिल्कुल डरने की नौबत नहीं आएगी अगर आप फिर से एक बार गीता जैन को लाएंगे, क्योंकि मैं इस मंच से चैलेंज करती हूँ, यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, मुझे जो सुन रहा है उनको, यहाँ खड़े मेरे भाइयों को, एक भ्रष्टाचार अगर गीता जैन ने किया है तो आप लेके आइए। मैं आपसे वायदा करती हूँ, कल मैं नॉमिनेशन फॉर्म वापस खींच लूंगी, उनको जाहिर समर्थन दूंगी और जाहिर करूंगी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी अगर एक भी करप्शन मेरे नाम का आपको मिला हो तो। मिला है क्या? और मुझ पे वो आरोप लगाने वाले, खड्डे ढूंढने वाले, उन पे 26 FIR है, वो भूल गए क्या? कौन सी है? बलात्कार, भ्रष्टाचार, आय से ज्यादा संपत्ति, रिश्वतखोरी, मैनग्रोव, जमीन हड़पना। ऐसे लोगों को, मुझे विश्वास है कि आप ऐसे लोगों को चुनना नहीं चाहेंगे, छोड़िए चुनना, देखना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करती हूं, अपने इस एरिया को बचा लेना, वापस उस अतिक्रमण होने से बचा लेना। ये आपका एरिया है, आपकी माँ बहनों की इज्जत बचा लेना, हमारी सेफ्टी बचा लेना। वापस ये एरिया ऐसा ना होने पाए कि यहाँ गाड़ी भी ना चले, हमारे बीमार व्यक्ति को भी हमें झोली में उठा के बाहर लेके जाना पड़े। और अभी से वो अतिक्रमण करने वाले राह देख के बैठे हैं, अपने मैसेजेस सब जगह दे रहे हैं कि भाइयों सब मिलके इस गीता जैन को हराओ तो हम वापस यहाँ आए, यहाँ वापस बैठे, वापस चेन स्नैचिंग करे, वापस हमारी बहू बेटियों को यहाँ से भगा के लेके जाए। जो 36 हुए हैं उसको 3600 करने की राह में वो भेड़िए बैठे हैं। मैं चाहती हूँ, मैं आपसे आह्वान करती हूँ यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति से कि बचा लो हमारी बेटियों को, बचा लो हमारी बेटियों को, ऐसे भेड़ियों को मत लाइए, उसे खड़ा भी मत करिए। और एक बार फिर कहना चाहूंगी कि अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमें यहाँ सर उठा के जीना है, फिर कोई हमारे धर्म का अपमान ना करे अगर वो दिन हमें देखने हैं। और धर्म के अपमान करने वालों को सजा न दिला के अमन शांति की बात करने वाले लोगों को अगर सजा देनी है, क्योंकि ये सब सिर्फ दिखावा होता है, अमन शांति के नाम पे और कुछ पीछे करना होता है। एक बहुत अहम मुद्दा तो मैं बताना भूल गई, कत्ल खाने का काला सच। किसने पढ़ा कत्ल खाने का काला सच?
पूछिए जरा जिन्होंने वो पेपर निकाले हैं काले सच के, कत्ल खाना कौन लाया था? हिम्मत नहीं है सच बताने की। मैं बताती हूं आपको, कत्ल खाना लाने वाले हमारे सरनाइक जी, मुझे बुरा नहीं लगा उन्होंने लाया, वो तो उसी धर्म के हैं और उनके धर्म में कत्ल खाना ये खाना पाप नहीं है। किसी ने मांग की, उन्होंने ले आया होगा। लेकिन आप रात दिन जिनके साथ बैठते हैं, अभी भी जिनके साथ रोज सभाएं करते हैं, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? और उसके बाद आप बोलते हैं कि गीता जैन ने क्यों नहीं किया? अरे गीता जैन ने तो तीसरे ही दिन उसको कैंसिल करके बता दिया। और आप सबको भ्रमित करने के लिए, आप सबको बरगलाने के लिए ये काला सच के नाम पे सफेद झूठ बोला गया है। फिर कहूंगी, संभल जाइए, संभलिए, अपने एरिया को संभालिए, अपने घर को संभालिए। और आप सबसे वायदा करती हूं कि एक बार फिर जब आप मुझे बहुमत से चुन के भेजेंगे तो आपका शहर एक स्वर्णिम शहर होगा, आपके सपनों का शहर होगा। और आप जैसा शहर चाहते हैं, कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, किसी की जमीन हड़पी नहीं जाएगी, ऐसे कोई काम नहीं किए जाएंगे जिसकी आपको दुविधा हो, आपको असुविधा हो, आपको तकलीफ हो। वायदा करती हूं, अगर आपके सपनों का शहर चाहिए, वो स्वर्णिम मीरा भाईंदर चाहिए, जहां हम सुने कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो मीरा भाईंदर मेरा। तो आइए हम सब मिलके वैसे मीरा भाईंदर को बनाएं, जिसको हम स्वर्णिम शहर कहेंगे, सुंदर शहर कहेंगे। आपसे वादा करती हूँ, धर्म की रक्षा करूंगी, सत्य की भी राह पे चलूंगी, भ्रष्टाचार नहीं करूंगी, अन्याय न करूंगी, न करने दूंगी। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि 20 तारीख को आपकी इस बहन को, आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहू को आप अपना समर्थन दे। यहाँ मेरे भाई सब जो खड़े हैं व्यापारी, उनसे भी कहूंगी कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ के मुझे समर्थन दे, क्योंकि अब तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे रोका जा रहा है, हमारे पैम्फलेट ऊपर बटने नहीं दे रहे। ये सब होगा, लेकिन वो भूल गए हैं ये इलेक्शन गीता जैन नहीं लड़ रही है, ये इलेक्शन ही जनता लड़ रही है। और ये इलेक्शन जनता ने अपना समझ के सर पे लिया है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आपको जितना अत्याचार करना है करिए। लोग भी तो देखे कि अपने आप को मर्द कहलाने वाले इस लेडी से, इस महिला से कितना डरते हैं कि उनको ये सब करना पड़ता है। तो मैंने आप पे छोड़ा, ये इलेक्शन आपका, मैंने आपके भरोसे हर एक यहाँ जो भी बैठा है, मैं भी गीता जैन करके जाएगा, लोगों को कहेगा कि हमें फिर एक बार चाहिए अमन और चैन, तो लाना पड़ेगा गीता जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।